नमस्कार दर्शकों, आज आपन बात श्रृंखला के तहत हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने असंभव से दिखने वाले कार्य को भी संभव कर दिया है। आप पेशे से एक चिकित्सक हैं, परंतु इनका जुनून, पर्यावरण के प्रति इनका लगाव, प्रेम इनको उस दिशा की ओर ले गया जहां मेडिकल कॉलेज में जो तस्वीर लोगों के जहन में उभरती थी कि गंदगी, वायु कचरा, अव्यवस्था, यही दिमाग में चलता था कि मेडिकल कॉलेज जाना है तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। परंतु 2014 से जो तस्वीर बदली है मेडिकल कॉलेज की, वो बदलने वाले डॉक्टर पीएन सिंह हैं, जो कि ईएनटी डिपार्टमेंट में सर्जन हैं और एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। एक चंद लाइनें मुझे याद आ रही हैं इनके ऊपर। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इन्होंने पत्थर तो उछाल दिया है और उछालने के बाद जो रास्ता बना है वो वाकई काबिले तारीफ है। अब मैं आपको ले चलती हूँ डॉक्टर पीएन सिंह की तरफ। वो अपने जुनून की कहानी, अपनी ही जवानी आप लोगों के समक्ष रखेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में जी। और आज हमने ये जानने के लिए आपको यहाँ बुलाया है कि ये पर्यावरण संरक्षण, एक चिकित्सक होते हुए इस दिशा में आपका ध्यान कैसे गया कि ये कार्य करना चाहिए? देखिए, चिकित्सा और स्वच्छता जी, ये दोनों एक दूसरे पूरक हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप स्वच्छता नहीं रहेगी तो चिकित्सीय कार्य कितने भी करते रहेंगे, कितनी भी सर्जरी करें, वो आपको सफल होने में शंका हमेशा बना रहता है। तो मैं यही कहूंगा कि ये प्रोफेशन, चिकित्सा और स्वच्छता दोनों एक दूसरे के पूरक है। रही बात मेरे काम की, जो आपने पूछा, तो 2005 की बात है जब मैं मेडिकल कॉलेज में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया, बीआरडी मेडिकल कॉलेज जी, गोरखपुर में। तो मैं जब गया, वार्डों में देखा, गैलरी में चल रहा था, तो जगह जगह कोई ऐसा कोना नहीं मिलता था, कोई ऐसी सीढ़ी नहीं मिलती थी जिसपे हमें पीक दान न बन गया हो, थूक से, पीक से, पान से, गंदगी के निशान चारों तरफ। और ये सब उसी में चल रहा था, पिछले कई सालों से चल रहा था, लेकिन लोग इसमें काम हो भी रहे थे। मुझे लगा कि कितनी गंदगी है, मैं देख करके भी कुछ नहीं कर पा रहा था, और मैं ऐसे मन में कुछ उठते हुए चलता था, अपना राउंड लेता था, अपने चिकित्सीय कार्य करता था जी। वो मेरे अंदर अजीब सी एक कोफ्त बना रहता था। बात देखिए, वो समय आया, कहते हैं ना कि किसी चीज की अगर चिंगारी आपको है, तो कोई अगर बूस्टर के रूप में आपको आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो एकदम से वो विस्फोट हो जाता है। वो अंदर से डिस्टर्ब करती थी वो चीजें आपको। जी। तो 2 अक्टूबर 2014 की बात है, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में झाड़ू उठाया, प्रतीकात्मक रूप से ही उठाया। उसी को देखते हुए तत्कालीन प्रधानाचार्य डॉक्टर केपी कुशवाहा जी थे, उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से उठाया, और मुझे लगा कि मेरा वो समय आ गया है, रास्ता मिल गया है। बिल्कुल। और मैं काम करने लगा। तो उस समय तो 1 घंटे 2 घंटे प्रतीकात्मक रूप से काम करने के लिए, उसके बाद चले गए लोग, और मैं ये संकल्प कर लिया अपने छात्रों के साथ मीटिंग करके, अपने स्टाफ के साथ मीटिंग करके, कुछ सीनियर डॉक्टरों के साथ मीटिंग करके, कि क्यों ना इस कार्यक्रम को प्रत्येक रविवार को हम इसको चालू रखें। और वो चालू हो गया सुबह 5:30-6 बजे से लेकर के और 9 बजे तक ये कार्यक्रम चल हुआ। शुरू में केवल सफाई होता रहा, स्वच्छता चलती रही, झाड़ू चलते रहे, कुदाल चलते रहे। फिर ऐसा लगा कि क्यों न साथ में पौधारोपण का भी, प्लांटेशन का भी कार्य किया जाए, कि वो एक ग्रीनरी भी हमारे कैंपस को नीट एंड ग्रीन, क्लीन सब बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने पौधा भी साथ में लगाना चाहिए, और बड़ी खुशी की बात है, आज 8-9 साल हो गए और स्वच्छता के साथ लगभग 20,000 से ज्यादा पौधे, जिसमें फलदार, छायादार,
और फूलदार, कटीले, जो झाड़ू जिसको ट्रिमिंग कर दीजिए तो बहुत अच्छा लगता है, वो सारे पौधे हम लोगों ने उसमें लगाया। कम से कम मोर देन 100 वेराइटी, मतलब 100 से भी ज्यादा प्रजातियों की पौधे हम लोगों ने, रुद्राक्ष से लेके परिजात तक लेकर के कल्पवृक्ष तक लेकर के जितनी मेडिसिनल प्लांटेज यहाँ आती हैं, जैसे आयुर्वेद से जुड़े हुए, वो सारे प्लांट हम लोगों ने लगाया। और बड़ी खुशी की बात है कि उसमें 90% सब पौधे हमारे चल रहे हैं। कारण इसका हुआ कि कोई पौधा अगर डिस्टर्ब हुआ, सूखा, तो उसको रीप्लांटेशन हुआ। तीसरी बार भी हम लोगों ने प्लांट वहां लगा करके और उसको किया, मतलब उसकी भी चिकित्सा की जाती रही, उसकी भी करती रही है। आप जानते हैं कि नीम का कितना बड़ा प्रभाव चिकित्सीय अस्पताल, खासतौर से अस्पतालों में प्रभाव है। नीम एक जानते हैं कि उस स्वच्छ ऑक्सीजन देता ही है, उसके नीचे कहा जाता है कि मच्छर कीड़े भी नहीं पनपते हैं। उसके बीज हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे एंटीसेप्टिक, एंटी पेस्टिसाइड के रूप में काम करता है, ऑर्गेनिक खाद के रूप में पत्ते से लेके तने तक उसका तो सबसे ज्यादा नीम के भी पेड़ हमने लगाए वहां पे अपने कैंपस में। छायादार, कई बार हम लोगों ने, सनातन धर्म की बात है, जहाँ पे 5 पेड़ को, जैसे बरगद, पीपर, पाकड़, आंवला, बेल, सबको हम लोग देव पेड़ कहते हैं। ऐसे पेड़ों को हम लोगों ने एक साथ लगाया, रोपित किया कई जगह, और वो सारे पौधे चल रहे हैं। स्थितियां ये हैं कि हमारा इस समय बीआरडी कैंपस बिल्कुल क्लीन एंड ग्रीन बना हुआ है। मैं कह सकता हूं कि अगर आप सड़क पे खड़े हों और बीआरडी कैंपस में आ जाएं तो 2 डिग्री टेम्परेचर का अंतर पड़ जाएगा आपको। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि रोड के किनारे किनारे और बीच में सारे पेड़ इतने अब छायादार हो गए हैं कि वो एक कैनोपी के रूप ले चुके हैं जी, तो काफी अंतर पड़ा है। तो क्या ये जो मेडिसिनल प्लांट आप लोगों ने लगाए हैं, ये इसकी अगर आवश्यकता होती है लोगों को तो वहां से ले जा सकते हैं? जी 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 जी, क्योंकि काफी जरूरत पड़ती है। और भारत जो है आयुर्वेद से जुड़ा रहा है, मतलब वैदिक काल से ही आयुर्वेद से जुड़ा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज बताई आपने कि वहाँ मेडिसिनल प्लांट भी आप लोगों ने लगाए हैं। तो अगर आम जनमानस को आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ से ले सकता है। ये जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है। जी, हमारे यहाँ अर्जुन के छाल की बहुत उपयोगिता होती है जी, और बहुत सारे प्लांट के छाल और लकड़ियां। अब नीम तो मैंने इतना लगाया है कि मैं देखता हूं कि बहुत सारे सुबह सुबह लोग आ जाते हैं और नीम बहुत सारे तोड़ करके उसके दातुन के रूप में ले जाते हैं। हो सकता है कि वो स्टेशन पे ले जाते हो, चाहे और किसी पर्पज से ले जाते हैं, तो सब जानते ही हैं हम लोग। बहुत सारे पौधे हैं, जैसे हमारे यहाँ गिलोय है, एलोवेरा है, वो भी लगे हुए हैं, उसका भी लोग तोड़ ले जाते हैं। तो ऐसे लोग यूज करते हैं अपने अपने अनुसार जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर साहब, इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? मतलब ये एक बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा कैंपस भी है मेडिकल कॉलेज का, तो कैसे आपने मैनेज किया इसको? नेतृत्व, जैसे एक टीम वर्क होता है ना, कोई अकेले नहीं कर सकता है इसको, तो कैसे लोगों को जागृत किया इसके बारे में? सबसे पहले जब हम लोगों ने बात की तो एक ऐसा टाइम हम लोगों ने फिक्स किया जिसमें किसी का कोई कार्य प्रभावित न हो जी, और सुबह 5:30-6 बजे से लेकर के 8-9 बजे तक का कार्यक्रम टाइम दिया, जिसमें लोग ज्यादातर या तो सोएंगे या तो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। बिल्कुल। उस समय ज्यादातर लोग खाली रहते हैं जी, और वही टाइम फिक्स किया गया और उसी में हम लोग शुरुआत की। और डॉक्टर्स, छात्र ज्यादा हमारे उत्साह के रूप में, एज ए उत्सव के रूप में उन्होंने भाग लिया। सीनियर डॉक्टर्स भी आते रहे, कुछ बहुत सारे शहर के भी लोग आते रहे, और इस तरह से 60, 70, 80 लोगों की एक काफी टीम खड़ी हो जाती थी जी, और सभी बड़े उत्साह के रूप में काम करते थे, पौधारोपण करते थे। कोई पानी दे रहा है, कोई पौधा दे रहा है, कोई ट्री गार्ड लगा रहा है, कोई कुदाल चला रहा है। एक उत्सव के रूप में वहां कहना नहीं पड़ता है कि किसको क्या काम कर, हर कोई कुछ न कुछ अपने काम में लगा रहता है। और जो पौधा अपने हाथ से जो छात्र लगा गया, तो सबसे बड़ी चीज कि वो उसको देखता रहता है कि मेरे द्वारा पौधा लगाया हुआ है, तो ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सही बात, तो खुद भी उस पौधे की ध्यान रखता है। तो ऐसे तो बहुत सारे सैकड़ों हमारे स्टाफ, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, जो खुद पौधे ले आकर के लगाई हैं। और बड़ी खुशी की बात तो देख लीजिए कि हमने देखा है कि बहुत सारे परिवारों में छोटे बच्चों का बर्थडे अगर मनता है तो वो बर्थडे उस प्लांटेशन के साथ मनाते हैं, वहां आकर के खुद भी लगाते हैं, उनके बच्चे भी आते हैं। और मुझे तब और खुशी हो जाती है कि जब वो बच्चे कभी मिल जाए, वो परिवार मिल जाए, तो पूछता है अपने पेड़ों के बारे में। मैं फिर उसका फोटो खींच करके भेजता हूँ कि देखो
हाँ, ये तुम्हारे द्वारा बड़े लगाया हुआ है और कितनी शानदार अच्छी चल रही है। वाकई कहते हैं कि एक पेड़ एक पुत्र के बराबर होता जी, है। जी। बिल्कुल संतान की जो परवरिश करता है मनुष्य, वैसी ही भावना जागृत रहती है मन में, सूखता है, उसकी एक पत्ती नष्ट होती है तो दुख होता है। तो आगे आप इस क्षेत्र में और क्या करना चाहते हैं? आप फिलहाल मतलब मेरे पूछने का आशय ये है कि अभी बीआरडी में ही करना है कि शहर के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं? जब तक मैं अपनी सेवा भाव में हूँ, मैं अपने चिकित्सीय कार्य में जो हूँ मैं, तब तक तो मैं बीआरडी परिसर में ये काम करूँगा जी। सेवानिवृत्ति के बाद हो सकता है कि ये शौक अगर बना हो तो अपने मोहल्ले में कर सकते हैं, अपने कॉलोनी में कर सकते हैं, लेकिन अगर वो है तो वो आपको बैठने नहीं देगा। वो शौक और टैलेंट कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, वो करते ही रहना पड़ेगा। तो फिलहाल जब तक मैं सेवा में हूँ, मैं सेवा नियमावली के अधीन हूँ, मैं बीआरडी परिसर में वो काम करता रहूंगा। तो इसके लिए ये चलता रहे निरंतर जी, ये प्रयास आपका। इसके लिए आपने क्या कार्य किया है कि ये रुके ना, आगे बढ़ता रहे? जैसे कैंपस में बाहर से भी लोग आते हैं जी। तो ये संदेश जाना चाहिए लोगों में कि अगर कैंपस में काम हो रहा है तो शहर के विभिन्न हिस्सों से आए हुए लोग हैं तो वो अपने अपने क्षेत्रों में काम करें। वो इस माध्यम से भी वो बाहर पहुंच सकता है, हर जगह आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए क्या आप अभी प्रेरित करने का कार्य? ऐसे बहुत सारे मरीज के तीमारदार हैं, जब देखते हैं सुबह उठ करके कि बहुत सारे डॉक्टर चिकित्सक लगे हुए, कोई झाड़ू लिया है, कोई वो लिया, वो खुद भी आ जाता है उसमें, वो खुद भी शामिल हो जाता है। और जब वो जाता है अपने यहाँ, मैंने देखा है कई बार ऐसे जगहों से मुझे पत्रकार से, अखबारों के माध्यम से मुझे पता लगा है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो स्वच्छता और सफाई अभियान चलता है, उससे प्रेरित होकर इन्होंने अपने गांव में ये काम कराया, इतने प्लांट लगाया। बहुत सारे कई जगहों से मुझे अखबारों के द्वारा मालूम होता है। मैं तो उनकी इतना खुशी होती है, मैं कटिंग भी रख लेता हूँ उसकी। बिल्कुल सही तो बात ये चलता रहता है। आपके किए हुए कार्य जब समाज तक पहुंचते हैं और कुछ अच्छा संदेश जाता है लोगों तक, या कोई सकारात्मक उसका फल मिलता है, तो वाकई खुशी होती है। मैंने सुना था ऐसा कि कोविड के दौरान जब सारी दुनिया अपने अपने घर में बंद थी, उस दौरान भी आपने बहुत संकल्पित होकर के रोगियों की सेवा की और बिना अपनी परवाह किए, बिना अपनी चिंता किए निरंतर दिन रात लगे रहे। तो हम जानना चाहेंगे कि इस बारे में आप क्या बताएंगे, क्या बताना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे समाज को कि ये संकल्प सबके अंदर आए? कोविड के दौरान क्या हाहाकार मची थी, कितना भय और डर समाज में पैदा होता, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो सभी गुजरे हैं। बिल्कुल। समस्या तब आई, मैंने भी अपने जितनी भी क्षमताओं के अनुसार सब करते रहे अपने मेडिकल कॉलेज में। इवन सोशल मीडिया में भी अपना नंबर, मोबाइल नंबर मैंने फॉलो कर दिया, ओपन कर दिया जी, और फेसबुक पे। और रात रात भर सोशल मीडिया के माध्यम से घरों पे जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, लोग बेड नहीं मिल रहे थे, तो रात रात भर कम से कम ऐसे हजारों पेशेंट का मैं रात रात भर जग करके केवल मेडिसिन के बारे में, उनके ऑक्सीजन लेवल के बारे में, सैचुरेशन के लेवल में करता रहा, बताता रहा। ये सब चलता रहा। सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ और बड़ी खुशी होती है कि जब वो रिलीव हो जाती है, वो बच गई अपनी, उसकी जान बच गई, तो वो मेरे लिए उससे बड़ा ऑनर कुछ भी नहीं था। बिल्कुल, सोशल मीडिया ने बहुत अच्छी समस्या तब आई कि जब कहा जाता है ना कि हर तरफ से आफत जब आती है तो आदमी टूटने लगता है। बिल्कुल। कुछ महीनों बाद ही की बात है जब ब्लैक फंगस एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में जब समाज में आया। जी जी। बहुत सारे लोग, आप समझ सकती हैं कि जो आदमी 15 दिन, महीना दिन वेंटिलेटर पे रखाया और उसके बाद फंगस से पीड़ित हो गया जी, अब वो क्या करे। बिल्कुल। तो ये समस्या जब इतनी गंभीर होने लगी तो शुरुआत में तो लोगों ने उसको क्या किया, डॉक्टर ने ब्लैक फंगस हुआ तो लखनऊ भेज दो, पीजीआई भेज दो, यहाँ भेज दो। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा होने लगा तो हम सभी लोगों ने, सारी डॉक्टरों ने मीटिंग की कि ऐसे कैसे हुआ, इतनी मास में इतनी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। और आप एक ह्यूमैनिटेरियन बेस पे आप सोचें कि जो 15 दिन, महीना दिन वेंटिलेटर से आ रहा है, आईसीयू से आ रहा है, वो किस हालत में होगा जो वो जा सकता है हायर सेंटर के लिए। तो हम लोग क्यों न जो कर सकते हैं वो यहीं बीआरडी कॉलेज में ही करें।
आखिर में उसके पास अब कुछ खोने को है नहीं, उसकी जान बचनी है तो हमारे ही हाथ यहाँ बचेगी, हमारे ही अस्पताल में बचेगी। अगर यहाँ से हमने उसको थोप दिया, उसको रेफर कर दिया, तो वो कुछ है नहीं, वो चला जाए घर और 2-4 दिन 10 दिन अपना इंतजार करे मौत का, उसके बाद जीवन खत्म हो जाएगी। इस भाव से सारे डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू किया कोविड का, ब्लैक फंगस का। हमारे मेडिकल कॉलेज में कॉलेज प्रशासन द्वारा एक एक चीज जो हम लोगों ने डिमांड की थी वो मुहैया कराई थी ब्लैक फंगस के ऑपरेशन के लिए। और आपको विश्वास होगा कि हमने अपनी टीम के साथ छोटे से बड़े लेकर के कम से कम 200 ब्लैक फंगस के हमने ऑपरेट किए अपनी टीम के साथ जी। और इतनी खुशी की बात है कि उसमें 1% मोर्टेलिटी रही, केवल 200 में 1.5%, 1 पेशेंट मोर्टेलिटी हुई, वो भी सेप्टिसिमिक कारणों से। अदरवाइज लगभग सारे पेशेंट रिकवर होकर के घर गए। इतनी बड़ी ऑनर जो मिली और संतुष्टि मिली, शायद वो मेरी चिकित्सीय काल में कभी नहीं मिलेगा। यह आत्मतोष सबसे बड़ी चीज होती है और वो जब मिलता है तो वो हर फीस से बड़ा होता है। तो वाकई आप लोगों ने उस समय में ये काम किया जिस समय हमको लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल भी बहुत हद तक हाथ बांध चुके थे, जोड़ चुके थे कि अब इससे निपटना आसान नहीं है। तो उस दौरान आपने ऐसा काम किया और काबिले तारीफ है। कहते हैं कि चिकित्सक जो भगवान का, ईश्वर तो बना करके भेजता है, चिकित्सक ईश्वर का दूसरा रूप, मनुष्य उसको दूसरे रूप में देखता है और उसी रूप में पूछता है और विश्वास के भरोसे सब कुछ उसके हाथों में सौंप करके समर्पित हो जाता है कि अब जो होगा देखा जाएगा। तो इससे बचने के लिए, क्यों ये जो कोविड का फेज आया, ये वैक्सीनेशन हो गया। वैक्सीनेशन होने के बाद थोड़ा सा लोगों को राहत तो मिल गई है, लेकिन फिर भी उसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। गाहे बगाहे खबरें भी आती रहती हैं कि फिर से फैलने लगा है। तो इन खबरों में कहाँ तक सच्चाई है और क्या बचाव कर सकते हैं लोग? सभी जानते हैं कि कोविड एक वायरल जनित डिजीज है और इसकी जो इन्फेक्टिविटी रेट है, वेरिएंट होती है, डिफरेंट वेरिएंट जितने भी आते हैं उनसे अलग अलग किस्म की होती है। लेकिन ये भी सत्य है कि धीरे धीरे ये वायरस जो होता है अपना इफेक्ट कम करता है। वैसे ही जी, वातावरण नेचर के द्वारा उसका बीच में कभी कभी कोई हाई वेरिएंट आ गया तो उसमें दिख जाता है, ये म्यूटेट होता रहता है, म्यूटेट होता रहता है। और उसकी म्यूटेशन ऐसे होती है कि ज्यादातर तो उसकी म्यूटेशन जो होती है वो उसकी इफेक्टिवनेस कम होती है, लेकिन कभी कभी ऐसे म्यूटेशन की उसकी इफेक्टिवनेस का प्रभाव ज्यादा होने लगता है, ज्यादा सीवियर दिखने लगता है। तो कितनी उसकी स्प्रेडेबिलिटी, कितनी उसकी फैलने की शक्ति है, कितना जल्दी वो स्प्रेड होता है, कितना ज्यादा वो वातावरण मौजूद रहता है, इस पे डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात कि मेडिसिन हो या कुछ भी हो, वैक्सीन हो, आफ्टर ऑल डिजीज को ट्रीट करता है, क्योर करता है हमारी अपनी इम्यूनिटी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारी रोग से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता अगर वो मजबूत है जी, तो कई लोगों ने देखा कि उसी कोविड काल के बीच में सेवा करते रहे और कुछ नहीं हुआ। आपने देखा होगा कभी इतने सारे बॉडी को हमारे घाटों पे जलाते रहे, कब्रों में दफनाते रहे। यूजुअली हमने नहीं सुना है, हो सकता है कि हो, लेकिन हमने नहीं सुना कि किसी घाट पे किसी जो वो कार्यकर्ता हैं जो जला रहे हैं, वो गाड़ रहे हैं, उनको कोविड हो गया, जबकि वो कभी कभी बिना प्रोटेक्शन के वो बॉडी को उठा करके जला देते थे। ऐसा क्यों? इसलिए कि उनकी अपनी इम्यूनिटी इतनी मजबूत है, इतनी स्ट्रांग है कि उस पर वो इफेक्ट नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स हमारी वैक्सीन दुनिया में सबसे बेहतरीन वैक्सीन है। मैंने इसका देखा, अनुभव किया कि हमारी भारत की जो वैक्सीन बनी है उससे बेहतर कोई वैक्सीन नहीं है। और वही कारण है कि हमारे काफी समाज के लोगों को जीवन बची और बहुत बड़ी बात है। और विदेश में भी ये वैक्सीन हमारी सप्लाई हुई, विदेश के लोगों को भी बचाई। लेकिन कई बार छोटे मोटे ऐसे लहर आए, लेकिन वो वहां पहुंच न पाए, पहुंचे भी नहीं और पहुंचना भी नहीं चाहिए। और जो हमारी वैक्सीन लगी है वो पहुंचने भी नहीं देगी। तो प्रोटेक्शन तो है, ये है। हम तो यही कहेंगे कि अपनी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो कोई आपको वो नहीं कर पाएगा। लेकिन ये भी सत्य है कि ये कोरोना कोविड का वायरस आपके समाज में रहेगा, वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, वो ऐसे ही इन्फ्लुएंजल वायरस की तरह से रहेगा।
आई गई बात हो जाती है, लेकिन हम अपनी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करें। और हमारी इम्यूनिटी सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन का यही कारण है कि हम लौट चलें अपने मोटे अनाज की तरफ। बिल्कुल, यही पूछना चाह रहे थे। अनाज जितना हम लेंगे उतनी ही हमारी इम्यूनिटी बिल्टअप रहेगी। वो सारी चीजें हम सभी से, सारे दर्शक बंधुओं से आग्रह करते हैं कि हम लौट चलें अपने मूल जो संस्कृति की तरफ। बिल्कुल, मोटे अनाज का सेवन करें, अपने घरों में उसको लाएं और वो आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप किए रहेगी, स्ट्रांग किए रहेगी, तमाम रोगों से आप बचे रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने सुना, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सभी रोगों से बचने का एकमात्र उपाय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। उसको बढ़ाए रखिए और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ें और उसको अपनाएं। फास्ट फूड, खाने पीने की जो चीज़ें इधर उधर मिल रही हैं, आजकल जो चलन में आ गया है, खाने पीने का जो संयम खत्म हो रहा है लोगों का, उस चीज़ को बढ़ाएं। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को अपनाएं। उसी में सारा तत्व, सारा सार छिपा हुआ है। और इसी के साथ फिर हम आगे बातचीत करते रहेंगे डॉक्टर साहब से और सलाह लेते रहेंगे कि किस तरह से हम समाज के लिए और उपयोगी कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार। डारी महके चननवा, अरे डारी डारी महके चननवा, रे मितवा सजवा बिहनवा। डारी डारी महके चननवा, रे मितवा सजवा बिहनवा। सजवा बिहनवा मितवा सजवा बिहनवा। सजवा बिहनवा मितवा सजवा बिहनवा। डारी डारी महके चननवा, रे मितवा सजवा बिहनवा। डारी डारी महके चननवा, रे मितवा सजवा बिहनवा। नयनवा, रे मितवा सजवा बिहनवा। लागे नीर मुही से नयनवा, रे मितवा सजवा बिहनवा।
मदन भइल बगिया के नावे। रस गंध बरसे बयरिया के गावे। सगरो मदन भइल बगिया के नामे। रस गंध बरसे बयरिया के गावे। मन के पिया से लाही रनवा रे मितवा सजवा बिहनवा। मन के पिया से लाही रनवा रे मितवा सजवा बिहनवा। बलिया सपन लहरावे। गीत कटनिया के कंगना सुनावे। गेहुआ के बलिया सपन लहरावे। गीती फसलिया के कंगना सुनावे। मोतिया भरेला खरिहनवा रे मितवा सजवा बिहनवा। मोतिया भरेला